पार्टी के उस सन्नाटे को चीरते हुए रजत के रोने की आवाज़ ने सबको सन्न कर दिया था। इससे पहले कि फुसफुसाहटें शुरू होती या कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालता, रजत का बेहद वफादार और चालाक असिस्टेंट अमन बिजली की फुर्ती से भीड़ को चीरता हुआ बीच में आ गया। उसने तुरंत अपने 2 बाउंसरों को आंखों से इशारा किया, जिन्होंने रजत को एक दीवार की तरफ कवर कर लिया। आई एम सो सॉरी एवरीवन, प्लीज़ अटेंशन मत दीजिए। अमन ने बहुत ही प्रोफेशनल लेकिन नकली घबराहट के साथ होस्ट और बाकी मेहमानों की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर बंसल पिछले कुछ हफ्तों से इस मर्जर की वजह से सीवियर मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस में हैं। उन्होंने कई रातों से नींद नहीं ली है। यह सिर्फ एक पैनिक अटैक और नर्वस ब्रेकडाउन है। वी आर रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम इन्हें अभी वापस ले जा रहे हैं। अमन ने झुककर रजत के कंधों को मजबूती से पकड़ा। सर प्लीज़ उठिए, यहाँ तमाशा मत बनाइए, आपकी इमेज। अमन ने फुसफुसाते हुए रजत को खींचकर खड़ा किया। रजत का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सिर्फ कबीर पर टिकी थी। उसे अमन की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह एक दरिंदा था जो खून देखकर नहीं कांपता था, लेकिन आज अपने ही खून को सामने देखकर वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा था। वही नित्या जिसे 5 सालों ने उसकी मासूमियत को जलाकर एक ऐसी चट्टान बना दिया था, जिसे टकराकर रजत बंसल जैसे इंसान का गुरूर भी चूर चूर हो रहा था। नित्या अपनी जगह से एक इंच भी पीछे नहीं हटी। उसने ना तो कोई ड्रामा किया और ना ही अपनी आंखों में कोई डर आने दिया। उसने बहुत ही शांति से कबीर को अपनी गोद में उठाया। कबीर ने मासूमियत से अपनी मम्मा के गले में बाहें डाल दी। नित्या ने अमन की तरफ देखा और एक ऐसी बर्फीली सपाट और प्रोफेशनल आवाज़ में कहा, जिसने रजत के दिल के आखिरी टुकड़े को भी कुचल दिया, प्लीज़ मिस्टर बंसल की सेहत का ध्यान रखिए अमन। हमारी कंपनी नहीं चाहेगी कि इस मर्जर की लीड इन्वेस्टर की मेंटल हेल्थ की वजह से हमारे शेयर्स पर कोई असर पड़े। टेक हिम होम। यह कहकर नित्या ने रजत को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे सड़क पर पड़े किसी बीमार अजनबी को देखकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसने होस्ट की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी। सॉरी सर, कबीर का सोने का वक्त हो गया है, मुझे निकलना होगा। और वह अपने पूरे रुतबे और घमंड के साथ उस हॉल से बाहर निकल गई। रजत को बाउंसर लगभग खींचते हुए बाहर ले गए। कार की बैक सीट पर बैठकर रजत की वो सिसकियाँ अब एक डरावनी खामोशी में बदल चुकी थी। नित्या का वो बेपरवाह रवैया, वो खौफनाक शांति। रजत को समझ आ गया था कि आंसू और पछतावे से यह औरत पिघलने वाली नहीं है। यह वो नित्या है ही नहीं जो प्यार के लिए गिड़गिड़ाती थी। उसी रात नित्या का फ्लैट। कबीर को सुलाने के बाद नित्या बाथरूम में गई। उसने नल चालू किया और पानी की तेज आवाज़ के बीच वह वॉश बेसिन को कसकर पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था। बाहर से चट्टान दिखने वाली वो माँ अंदर से आज भी उस 5 साल पुराने खौफ से लड़ रही थी। रजत को कबीर के इतने करीब देखकर उसके अंदर की सारी असुरक्षा बाहर आ गई थी। लेकिन उसने पानी से अपना चेहरा धोया, खुद को आईने में देखा और अपनी आंखों के आंसुओं को एक खुखार जीत में बदल लिया। मैं तुम्हें मेरे बेटे की परछाई तक नहीं छूने दूंगी रजत बंसल, कभी नहीं। दूसरी तरफ रजत का पेंट हाउस। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ शहर की लाइट्स खिड़की से अंदर आ रही थी। रजत ने आज शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। उसका वो पैनिक अटैक, वो आंसू अब सूख चुके थे। उसकी जगह एक बेहद सर्द, कैलकुलेटिव और जुनूनी इंसान ने ले ली थी। रजत अपनी बालकनी में खड़ा शहर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक शांति थी। एक आम इंसान शायद इस मौके पर बच्चे की कस्टडी का केस ठोक देता या ज़बरदस्ती करता, लेकिन रजत जानता था कि अगर उसने कस्टडी का केस किया तो नित्या दुनिया के सामने उस रात की दरिंदगी का सच रख देगी और कबीर हमेशा के लिए उससे नफरत करने लगेगा। तुम सही कह रही हो नित्या।
रजत ने अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जुनून तैर रहा था। मैं तुम्हारा वो पुराना प्यार खो चुका हूँ। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में एक इंसान की तरह वापस नहीं आ सकता। उसने अपना फ़ोन उठाया और अमन को कॉल किया। अमन, मुझे नित्या की कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चाहिए। और सुनो कबीर, वो जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल की पूरी मैनेजमेंट कल सुबह तक मेरे ट्रस्ट के अंडर आ जानी चाहिए। और नित्या के फ्लैट के आसपास का पूरा ब्लॉक खरीद लो। वहाँ हमारे गार्ड्स सिविल ड्रेस में तैनात होंगे। सर, लेकिन नित्या मैम को पता चला तो? अमन ने घबराते हुए पूछा। उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रजत की आवाज़ में वो पुरानी खुखार अथॉरिटी वापस आ गई थी, लेकिन इस बार यह नफ़रत के लिए नहीं, हिफाजत के लिए थी। मैं अब उनकी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा। वो मुझसे नफ़रत करती हैं, करने दो, लेकिन अब से उन दोनों की ज़िंदगी में आने वाली हर तकलीफ़, हर खतरे को मेरे पास से होकर गुजरना होगा। मैं उनका वो साया बनूंगा जिसे वो कभी देख नहीं पाएंगी, लेकिन जो उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। रजत ने फ़ोन काट दिया और आसमान की तरफ देखा। उसका प्यार अब एक खौफनाक और जुनूनी इबादत में बदल चुका था। वो नित्या के सामने नहीं जाएगा, लेकिन वो पूरी दुनिया को नित्या और कबीर के कदमों में लाकर खड़ा कर देगा, बिना उन्हें बताए। और यहीं से इस खेल का एक बिल्कुल नया और ख़तरनाक चैप्टर शुरू होने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में रजत सच में एक परछाई बन गया। उसने नित्या और कबीर की ज़िंदगी में दखल देना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन उन दोनों की सुरक्षा और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का पूरा कंट्रोल अब बिना उन्हें बताए रजत के हाथों में था। वह हर रोज़ अपनी एसयूवी में काले शीशों के पीछे बैठकर कबीर को स्कूल जाते हुए देखता, कभी टॉय स्टोर के बाहर तो कभी आइसक्रीम पार्लर के पास। रजत की नज़रें किसी अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह कबीर के आसपास रहती थी। बुधवार की सुबह थी। नित्या ने कबीर को स्कूल के गेट के अंदर छोड़ा और उसे एक फ्लाइंग किस देकर अपनी कार की तरफ मुड़ गई। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। कबीर ने भी हाथ हिलाकर बाय किया, लेकिन अपनी क्लास में जाने के बजाय उसकी तेज और शातिर नज़रें स्कूल की बाउंड्री वॉल के बाहर खड़ी उस बड़ी सी ब्लैक एसयूवी पर टिक गई। रजत कार के अंदर बैठा शीशा थोड़ा सा नीचे किए हुए कबीर को निहार रहा था। वह कबीर की उस छोटी सी मुस्कान को देखकर खुद भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उसने जो देखा उससे उसकी सांसें अटक गई। कबीर क्लास में जाने के बजाय अपना भारी सा बैग कंधों पर टिकाए सीधे गेट से बाहर निकला और छोटे लेकिन बेहद कॉन्फिडेंट कदमों से चलता हुआ सीधा रजत की कार के पास आ गया। रजत हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला रजत बंसल आज एक 5 साल के बच्चे को अपनी तरफ आता देख पसीने पसीने हो रहा था। कबीर ने कार की खिड़की के पास आकर अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाजे पर नॉक नॉक किया। रजत ने घबराते हुए कार का शीशा पूरी तरह नीचे कर दिया। उसने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था, लेकिन फिर भी वह कबीर के उन तेज पारखी आंखों से बच नहीं पा रहा था। एक्सक्यूज मी। कबीर ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए अपनी भवें चढ़ाकर पूछा। उसका अंदाज बिल्कुल किसी सख्त पुलिस वाले जैसा था। हाँ, क्या हुआ बेटा? रजत की आवाज़ बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। बेटा नहीं, कबीर। कबीर ने सख्त आवाज़ में उसे टोका और फिर अपनी गोल मटोल आंखें सिकुड़ते हुए उसे घूरने लगा। मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, आप मेरा पीछा कर रहे हो क्या? पिछले संडे आइसक्रीम पार्लर के बाहर भी यही ब्लैक कार थी, और कल जब मम्मा मुझे मॉल लेकर गई थी तब भी आप पिलर के पीछे खड़े थे। आपका इरादा क्या है? रजत की आंखें फटी की फटी रह गई। 5 साल का बच्चा और इतना तेज दिमाग। कबीर का IQ लेवल किसी आम बच्चे से कहीं ज़्यादा था, और वह यह शार्पनेस और निडरता बिल्कुल अपनी माँ नित्या और खुद रजत से लेकर पैदा हुआ था। मैं वो नहीं रजत, जिसे आज तक किसी ने बातों में नहीं उलझाया था, वह शब्द ढूंढने लगा। मैं तो बस यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहा था।
झूठ। कबीर ने तुरंत पकड़ा। मम्मा कहती है जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी नाक पिनोकियो की तरह लंबी हो जाती है। आप वही अंकल हो ना जो उस दिन पार्टी में ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। पार्टी वाली बात सुनकर रजत का दिल एक पल के लिए भारी हो गया। उसने धीरे से अपना काला चश्मा उतार दिया। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए वो छलकती हुई ममता थी जिसे वह चाह कर भी नहीं छुपा पा रहा था। हाँ, रजत ने एक हल्की दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूँ। कबीर का कड़क रवैया थोड़ा सा नरम हुआ। उसने अपना भारी बैग थोड़ा ऊपर खिसकाया और बहुत ही मासूमियत से पूछा, आप उस दिन रो क्यों रहे थे? आपको किसी ने मारा था क्या, या आपकी मम्मा ने आपको डांटा था? रजत की आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी ने मारा नहीं, बस मैंने अपनी एक बहुत कीमती चीज़ खो दी है जो मुझे अब कभी वापस नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे रोना आ गया। कबीर ने कुछ सेकेंड के लिए रजत को देखा, जैसे अपने छोटे से दिमाग में उसकी बात का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा हो। आप बहुत अजीब हो अंकल, कबीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, पर मामा कहती है कि रोना कोई बुरी बात नहीं होती, स्ट्रॉन्ग लोग भी रोते हैं। पता है, मेरी मम्मा दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर वुमेन है, पर वो भी कभी कभी रात को रोती है। जब उन्हें लगता है कि मैं सो गया हूँ तब वो चुप चुप कर रोती है, पर मैं उन्हें हंसा देता हूँ। नित्या रात को रोती है। ये शब्द रजत के सीने में किसी जलते हुए कोयले की तरह उतरे। वह बाहर से चाहे जितनी भी चट्टान बन गई हो, लेकिन अंदर से वह आज भी उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी जो रजत ने उसे दिया था। रजत के अंदर खुद से नफरत एक बार फिर उफान मारने लगी। रजत ने कांपते हुए हाथ से अपनी जेब से एक बहुत ही प्रीमियम और महंगी चॉकलेट निकाली जो वह हमेशा कबीर को देने के इरादे से अपने पास रखता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया था। क्या तुम ये चॉकलेट लोगे? रजत ने हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया। कबीर ने चॉकलेट को देखा, फिर रजत को देखा। उसकी आंखों में फिर से वही तेज और सातिर चमक आ गई। स्ट्रेंजर से कुछ भी लेना मना है। मम्मा ने कहा है कि ऐसे लोग किडनैपर होते हैं। कबीर ने चॉकलेट लेने से साफ इनकार कर दिया। मैं किडनैपर नहीं हूँ कबीर। तभी स्कूल की पहली बेल जोर से बज उठी। कबीर ने झटके से स्कूल की तरफ देखा। ओह नो, मेरी अटेंडेंस मिस हो जाएगी। कबीर मुड़ा और भागने के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर रजत की तरफ देखा। सुनो रोने वाले अंकल, कबीर ने अपनी छोटी सी उंगली रजत की तरफ उठाते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर आप सच में कोई किडनैपर हो या मेरा पीछा कर रहे हो तो बता दूं, मेरी मामा बहुत खतरनाक, वो ताइक्वांडो जानती है, हड्डियां तोड़ देगी आपकी, इसीलिए दूर ही रहना। इतना कहकर कबीर अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ता हुआ स्कूल के गेट के अंदर गायब हो गया। रजत वहीं अपनी कार में भूत बनकर बैठा रहा। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत, गर्व से भरी और दर्दनाक मुस्कान छा गई। वह रोने वाले अंकल, हड्डियों को तोड़ने वाली मम्मा और वह 5 साल का छोटा सा शैतान जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था। तुमने उसे बिल्कुल अपनी तरह निडर और मजबूत बनाया है नित्या। रजत ने अपनी आंखों से गिरते एक आंसू को पोंछते हुए मन ही मन कहा, वो बिल्कुल मेरा अंश है, लेकिन उसमें वो सारी अच्छाई तुम्हारी है। कबीर से हुई इस छोटी सी लेकिन बेहद गहरी मुलाकात ने रजत के सीने में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उसे अब यह समझ आ गया था कि कबीर को कोई भी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और अब रजत को अपने इस नन्हे जासूस से बचने के लिए और भी ज़्यादा सावधान होना पड़ने वाला था। रजत अभी अपनी कार में बैठा कबीर के स्कूल के गेट के अंदर जाने वाले रास्ते को निहार ही रहा था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी और आंखों में अपने बेटे के लिए उमड़ता हुआ प्यार। लेकिन तभी उसके पीछे से एक ऐसी सर्द और कड़कती हुई आवाज़ आई जिसने रजत के शरीर का सारा खून सुखा दिया। तो अब जासूसी भी करने लगे हो मिस्टर रजत बंसल? रजत ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसके एसयूवी के बिल्कुल पीछे कुछ ही दूरी पर नित्या खड़ी थी। उसने अपनी कार थोड़ा दूर पार्क की थी और शायद कबीर के कार तक जाने का पूरा नज़ारा
वो पीछे से देख चुकी थी। नित्या की आंखों में अब वो बेपरवाही नहीं थी जो लिफ्ट या पार्टी में थी, बल्कि एक भयंकर सुलगता हुआ गुस्सा था। रजत हड़बड़ाकर तुरंत कार से बाहर निकला। नित्या, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक खुखार और घमंडी इंसान हो। नित्या ने उसके करीब आते हुए एक एक शब्द चबा कर कहा, लेकिन तुम तो इतने गिर चुके हो कि अब छोटे बच्चों का पीछा करने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के आसपास भी भटकने की? तुम्हारा बेटा? रजत के अंदर का वो दबा हुआ पिता अचानक बाहर आ गया। उसकी आवाज़ में दर्द और अधिकार दोनों की मिलावट थी। नित्या, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो मेरा भी बेटा है। कबीर मेरा खून है, मेरा अंश है, मेरा भी उस पर हक है। ये शब्द सुनते ही नित्या के चेहरे पर एक बेहद कड़वी और दर्दनाक हंसी आ गई। वो हंसी इतनी चुभने वाली थी कि रजत की रूह कांप गई। ओह, सच में? नित्या ने अपनी भवें चढ़ाते हुए ताना मारा। तुम्हारा बेटा? ये हक तुम्हें कब और कैसे मिल गया रजत? वो तो बस तुम्हारी ये गलती थी ना। उस रात अपने उस अंधे गुस्से, अपनी हवस और शराब के नशे में तुमने जो मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, यह बच्चा उसी दरिंदगी का अंजाम है। रजत का सिर शर्म से झुक गया। वो कुछ बोलने के लिए अपने होठ खोल रहा था, लेकिन नित्या ने उसे बीच में ही काट दिया। भूल गए तुम? नित्या की आवाज़ अब एक खौफनाक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, जो सीधे रजत के दिल पर वार कर रही थी। भूल गए कि मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम्हें इतनी शिद्दत से नफरत हो गई थी, जिसके छूने से तुम्हें घिन आती थी? वो मैं ही हूँ रजत, जिसे तुमने उस दिन उस कांच की टेबल पर धक्का देकर मौत के मुहाने तक पहुँचा दिया था। तुमने मुझे तब मारा था जब मेरे अंदर तुम्हारा ही अंश पल रहा था। और आज तुम यहाँ खड़े होकर मुझ पर और मेरे बेटे पर अपना हक जता रहे हो। नित्या के मुंह से निकली उस रात की वो खौफनाक सच्चाई, वो जिल्लत और वो धक्का, ये सब रजत के दिमाग में किसी बम की तरह फटने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल नोच लिया हो। उसका सारा रुतबा, शहर के सबसे अमीर और बेरहम इंसान होने का वो सारा गुरूर नित्या के उन कड़वे सच के आगे रेत के महल की तरह ढह गया। रजत के पैरों की ताकत खत्म हो गई। वो इंसान जिसके सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती थी, आज उसी सड़क पर नित्या के बिल्कुल सामने अपने घुटने के बल गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो नित्या। रजत फफक कर रो पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे और उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। मैं उस रात के लिए, उस हर एक पल के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जो दर्द दिया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। नित्या ने घुटनों पर बैठे गिड़गिड़ाते और रोते हुए रजत बंसल को देखा। 5 साल पहले शायद ये नज़ारा देखकर उसका दिल पिघल जाता, लेकिन आज नित्या के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक बेहद सर्द मुस्कान आ गई। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डरावनी जीत और तिरस्कार था जिसने रजत को अंदर तक हिला दिया। तुम्हें इस तरह घुटनों पर रोता देखकर मुझे आज कोई खुशी नहीं हो रही रजत, नित्या ने बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज़ में कहा, बल्कि मुझे तरस आ रहा है तुम पर। तुम सोचते हो कि तुम्हारे इन 2 बूंद आंसुओं से और तुम्हारे इस ड्रामे से वो 5 साल का नरक मिट जाएगा। मेरे जो जख्म तुमने कुरेदे थे वो तुम्हारे इस माफ़ीनामे से भर जाएंगे। नित्या ने थोड़ा सा झुककर सीधे रजत की रोती हुई आंखों में देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक खुखार चेतावनी ने ले ली। कान खोलकर सुन लो रजत बंसल, नित्या की आवाज़ किसी चाबुक की तरह थी। आज के बाद अगर तुमने मेरे या मेरे बेटे के आसपास भटकने की या हम पर अपनी कोई भी मेहरबानी दिखाने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। इसके बाद मैं वो करूँगी जो तुम्हारी इस बची खुची ज़िंदगी को भी नरक बना देगा। नित्या ने झटके से अपना रुख मोड़ा और बिना एक भी बार पीछे मुड़कर देखे अपनी कार की तरफ बढ़ गई। रजत वहीं उस खाली सड़क पर अपने घुटनों के बल बैठा रह गया। सुबह की वो हल्की धूप अब उसे काट रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेलनी चाहिए थी, लेकिन नित्या की उस सर्द नफरत
और उस आखिरी मुस्कान ने उसे यह बता दिया था कि वो यह जंग शुरू होने से पहले ही बुरी तरह हार चुका है। आसपास से गुजरने वाली गाड़ियां धीमी हो रही थी। लोग शीशे नीचे करके उस आदमी को देख रहे थे जिसके नाम से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन कांपते थे। अमन भागता हुआ कार से बाहर आया और उसने झुककर रजत को सहारा दिया। सर प्लीज उठिए, लोग देख रहे हैं आपकी इमेज। इमेज? रजत ने एक बहुत ही दर्दनाक सूखी हंसी हंसी। उसकी आंखें एकदम खाली हो चुकी थी। जिस इंसान ने मेरी इमेज, मेरा वजूद बनाया था, वो अभी मुझे मेरी असली औकात दिखाकर गई है। अमन, उसने सही कहा, मैं सिर्फ एक दरिंदा हूँ। अमन ने भारी मन से रजत को कार में बैठाया। कार जैसे ही स्टार्ट हुई, रजत ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोली तो उनमें वो पछतावे वाले आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी डरावनी शांति और जीत थी जो किसी भी तूफान से ज़्यादा खतरनाक थी। अमन, रजत की आवाज़ अब बिल्कुल शांत और सर्द थी। नित्या के फ्लैट और कबीर के स्कूल के आसपास से सारे गार्ड्स हटा लो। कोई भी उनके 10 किलोमीटर के रेडियस में नज़र नहीं आना चाहिए। अमन हैरान रह गया। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि आप। मैंने कहा था कि मैं उनका साया बनूंगा। रजत ने उसे बीच में काटते हुए कहा, लेकिन मेरी परछाई से भी उसे घुटन होती है। मैं उसे वो घुटन नहीं दूंगा। आज के बाद मैं या मेरा कोई भी आदमी उन दोनों को नज़र नहीं आना चाहिए। हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन पूरी तरह से इनविजिबल होकर। अगर नित्या को गलती से भी एहसास हुआ कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ तो वो शहर छोड़कर चली जाएगी और मैं उसे और अपने बेटे को दोबारा कभी खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ नित्या के लिए अगले कुछ हफ्ते किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं थे। कबीर के स्कूल के बाहर उस दिन जो हुआ, उसके बाद नित्या को पूरा यकीन था कि रजत कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। उसे लगा था कि रजत अपनी पावर का इस्तेमाल करके कबीर की कस्टडी का केस फाइल करेगा या फिर उसे डराने के लिए कोई लीगल नोटिस भेजेगा। वो हर दिन एक अजीब से खौफ और अलर्ट मोड में जी रही थी। उसने गुपचुप तरीके से शहर के सबसे अच्छे वकीलों से भी बात कर ली थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, फिर एक पूरा महीना निकल गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। रजत बंसल या उसकी कंपनी की तरफ से कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई लीगल नोटिस नहीं। कबीर के स्कूल के बाहर वो ब्लैक एसयूवी दोबारा कभी नहीं दिखी। रजत जैसे उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह से गायब हो गया था। यह सन्नाटा नित्या को और भी ज़्यादा बेचैन कर रहा था। वो जानती थी कि रजत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शांत क्यों है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी और शहर में अचानक एक दिन बेमौसम की बहुत तेज़ बारिश होने लगी। रात के करीब 11 बज रहे थे। नित्या ऑफिस में एक अर्जेंट प्रोजेक्ट ख़त्म करके अपनी कार से घर लौट रही थी। कबीर घर पर अपनी फ्रस्ट्रेटेड नैनी के साथ सो रहा था, इसीलिए नित्या थोड़ी रिलैक्स थी। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि विजिबिलिटी ना के बराबर थी। नित्या शहर के आउटर रिंग रोड से गुजर रही थी, जो रात के वक्त काफ़ी सुनसान रहता था। अचानक उसकी कार एक बड़े से गड्ढे में गई और एक तेज़ आवाज़ के साथ कार का बायां टायर फट गया। कार बुरी तरह लहराई, लेकिन नित्या ने किसी तरह स्टीयरिंग संभाल कर उसे साइड में रोक लिया। नित्या ने स्टीयरिंग पर सिर मारते हुए गहरी सांस ली। ओह शिट, आज ही होना था ये। उसने फ़ोन निकाला, लेकिन उस सुनसान इलाके और तेज़ बारिश की वजह से नेटवर्क बिल्कुल गायब था। नित्या ने छाता निकाला और कार से बाहर आकर टायर चेक करने लगी। टायर पूरी तरह से बस्ट हो चुका था और डिक्की में रखा स्पेयर टायर पंचर था। तभी सामने से एक जीप आई और नित्या की कार से कुछ दूरी पर आकर रुक गई। उसमें से 4-5 लड़के उतरे। उन्होंने शराब पी हुई थी और उनका हुलिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो लोग हंसते हुए नित्या के तरफ बढ़ने लगे। क्या हुआ मैडम? रात के अंधेरे में अकेली खड़ी हैं, कोई मदद चाहिए क्या? एक लड़के ने भद्दी सी स्माइल देते हुए कहा। नित्या अंदर से घबरा गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं आने दिया। उसने अपना छाता थोड़ा नीचे किया और कड़क आवाज़ में बोली, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से जाइए।
अरे ऐसे कैसे चले जाएं? इतनी खूबसूरत मैडम बारिश में भीग रही है। दूसरे लड़के ने आगे बढ़कर नित्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। नित्या ने अपनी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए बिजली की फुर्ती से उस लड़के का हाथ मरोड़ा और उसे एक जोरदार कीक मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने कहा ना दूर रहो, नित्या चिल्लाई। लेकिन बाकी 4 लड़के अब गुस्से में आ गए और उन्होंने नित्या को चारों तरफ से घेर लिया। नित्या की धड़कनें तेज हो गई। वो फाइट कर सकती थी, लेकिन इतने सारे लोगों से एक साथ नहीं। उसे लगा कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़के नित्या के करीब आ पाते, तेज ब्रेक लगने की भयानक आवाज़ से पूरा रोड गूंज उठा। पलक झपकते ही 3 ब्लैक एसयूवी गाड़ियां अंधेरे को चीरती हुई आई और उन्होंने उन लड़कों की जीप को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। उन गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले और उनमें से काले सूट पहने करीब 10 लंबे चौड़े और खुखार बाउंसर बाहर निकले। उन्होंने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई शोर किए उन लड़कों को कॉलर से पकड़ा और उन्हें इतनी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया कि उनकी चीखें बारिश के शोर में दब गई। नित्या ये सब देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई। तभी एक आखिरी ब्लैक एसयूवी से अमन बाहर निकला। उसके हाथ में एक बड़ा सा छाता था। वो तेजी से नित्या के पास आया और उसने वो छाता नित्या के ऊपर कर दिया ताकि वो भीगे नहीं। उसी वक्त 2 मैकेनिक एसयूवी से बाहर आए और उन्होंने पलक झपकते ही जैक लगाकर नित्या की कार का टायर बदलना शुरू कर दिया। ये सब क्या है अमन? नित्या की आवाज़ में गुस्सा और कन्फ्यूजन दोनों था। तुम लोग यहाँ कैसे? क्या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे? अमन ने अपनी नज़रें झुका ली और बहुत ही रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, मैम, हमें मिस्टर बंसल ने सख्त हिदायत दी थी कि हम कभी आपके सामने ना आए। हमारी टीम आपसे हमेशा 2 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, सिर्फ आपकी लोकेशन ट्रैक करती है। लेकिन आज सिचुएशन क्रिटिकल थी, इसीलिए हमें रूल तोड़ना पड़ा। नित्या का गुस्सा भड़क उठा। मुझे रजत की कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। उससे कह दो कि वो अपनी ये सिक्योरिटी और अपने ये गुंडे अपने पास रखे। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। अमन ने एक बहुत ही शांत स्माइल दी। उसने अपनी जेब से एक थर्मस फ्लास्क निकाला। उसमें नित्या की फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी थी, बिल्कुल उसी टेम्परेचर पर जैसी नित्या को पसंद थी। अमन ने वो फ्लास्क नित्या की तरफ बढ़ाया। बॉस को पता था कि आप यही कहेंगी मैम, अमन ने बहुत ही धीमी और सीरियस आवाज़ में कहा। लेकिन मिस्टर बंसल ने यह सब आपके थैंक्स या आपकी माफ़ी के लिए नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वो आपके गुनहगार हैं और आपकी आज़ादी और आपकी सेफ्टी, ये दोनों उनके लिए उनकी खुद की जान से ज़्यादा कीमती है। वो आपके सामने कभी नहीं आएंगे, यह उनका वादा है। लेकिन आपको और कबीर को इस दुनिया की कोई भी तकलीफ़ छूने से पहले उसे रजत बंसल की लाश से होकर गुजरना होगा। इतने में मैकेनिक ने अमन को इशारा किया कि टायर बदल चुका है। अमन ने नित्या के हाथ में वो कॉफ़ी का फ्लास्क थमाया। कार रेडी है मैम, रास्ता पूरी तरह से सेफ है, गुड नाइट। बिना एक पल की देरी किए वो सारे बाउंसर अपने अपने एसयूवी में बैठे। उन्होंने उन अधमरे लड़कों को वहीं सड़क पर छोड़ दिया था। कुछ ही सेकेंड्स में वो सारी गाड़ियां बारिश के अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। नित्या अकेली उस सुनसान सड़क पर खड़ी रह गई। उसके हाथ में वो गर्म कॉफ़ी का फ्लास्क था। उसका दिमाग पूरी तरह से सून था। जिस इंसान को वो एक घमंडी दरिंदा समझती थी, जो हर चीज़ को अपनी ताकत से कंट्रोल करना चाहता था, वो इंसान आज सिर्फ एक साइलेंट गार्डियन बनकर उसकी हिफाजत कर रहा था, वो भी बिना अपना चेहरा दिखाए। नित्या कार में बैठी। उसने अपने कांपते हाथों से वो फ्लास्क खोला। कॉफ़ी की वो महक, ये बिल्कुल वही कॉफ़ी थी जो रजत कॉलेज के दिनों में उसे बनाकर पिलाया करता था। नित्या की आंखों से एक आंसू टूटकर उस फ्लास्क पर गिर पड़ा। उसका वो चट्टान जैसा नफरत से भरा दिल आज पहली बार एक अजीब सी कसम कस में था। रजत ने जो किया था वो माफ़ करने लायक नहीं था, लेकिन आज रात उसने जो किया, उसने नित्या के अंदर एक ऐसा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया था जो किसी भी नफरत से ज़्यादा भारी था। उस रात की उस खौफनाक और अजीब सी घटना के बाद
रजत और नित्या का आमना सामना सीधा आज कंपनी की सबसे अहम बोर्ड मीटिंग में होने वाला था। मर्जर के आखिरी पेपर साइन होने थे, इसीलिए रजत का आना तय था। सुबह के ठीक 11 बजे मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। रजत बंसल अपने उसी जाने पहचाने सख्त और दबंग अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसने डार्क नेवी ब्लू रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर वही पुराना रुतबा और गंभीरता थी, लेकिन आज एक चीज़ बिल्कुल अलग थी, उसका बर्ताव। रजत ने अपनी कुर्सी संभाली, स्क्रीन की तरफ देखा, नित्या के बॉस से बात की, फाइल्स चेक की, लेकिन उसने एक बार भी गलती से भी अपनी नज़रें नित्या की तरफ नहीं उठाई। वो कमरे में ऐसे बैठा था जैसे नित्या नाम की कोई चीज़ वहाँ मौजूद ही नहीं रखती। नित्या, जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी, उसने भी खुद को पूरी तरह से पत्थर बना लिया था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि उसे रजत की मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही तो मैं चाहती थी, नित्या ने खुद से कहा। वो मेरी ज़िंदगी से दूर रहे, मुझे देखे तक नहीं, बहुत अच्छा है। उसने अपनी प्रेजेंटेशन पूरी की और अपनी जगह पर बैठ गई। मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। इस पूरे वक्त में रजत की नज़रें स्क्रीन या पेपर्स पर ही गड़ी रही। वो बिजनेस को लेकर पूरी तरह से प्रोफेशनल था, लेकिन करीब से देखने पर कोई भी नोटिस कर सकता था कि आज रजत का चेहरा अजीब सा पीला पड़ रहा था और उसकी सांसें थोड़ी भारी चल रही थी। आखिरकार मीटिंग ख़त्म हुई। दोनों कंपनियों के बीच पेपर साइन हो गए। लोग अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर एक दूसरे को बधाई देने लगे और मीटिंग रूम खाली होने लगा। नित्या भी अपनी फाइलें और लैपटॉप समेटने के लिए झुकी। कॉन्फ्रेंस टेबल के बीच में एक बहुत ही अहम लीगल डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, जिस पर नित्या के बॉस के साइन होने बाकी थे। नित्या ने वो डॉक्यूमेंट उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसी ठीक 1 सेकेंड रजत ने भी अपनी फाइल के नीचे दबे एक पेपर को निकालने के लिए अपना हाथ आगे किया और अचानक दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही रजत की उंगलियां नित्या के हाथ के पिछले हिस्से से छुए, नित्या को लगा जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला उसके स्किन पर रख दिया हो। वो कोई आम गर्माहट नहीं थी। नित्या का हाथ झटके से पीछे हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रजत का पूरा शरीर भयंकर आग की तरह तप रहा था। नित्या के दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट और सिहरन दौड़ गई। उसने बेसाख्ता अपना चेहरा ऊपर उठाया और रजत की तरफ देखा। इतनी करीब से देखने पर उसे साफ नजर आ रहा था कि रजत के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थी। उसकी आंखें तेज बुखार की वजह से लाल हो चुकी थी और उसके होंठ एकदम सूखे हुए थे। वो इंसान बुखार से जल रहा था, लेकिन रजत का रिएक्शन नित्या से बिल्कुल उलट था। हाथ टकराते ही रजत ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसकी नसें तन गई, लेकिन उसने एक पल के लिए भी अपनी नज़रें उठाकर नित्या को नहीं देखा। उसका जबड़ा सख्त हो गया। उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपनी फाइल उठाई और अपनी हमेशा वाली खौफनाक शांति के साथ मुड़कर मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। नित्या वहीं अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ी रह गई। उसके हाथ के स्किन पर रजत के उस तपते हुए शरीर का एहसास अभी भी बाकी था। तुम्हें क्या हो गया है नित्या? अचानक नित्या को खुद पर भयंकर गुस्सा आया। उसने अपनी फाइलें झटके से उठाई और तेज कदमों से चलकर अपने केबिन में आ गई। केबिन का दरवाज़ा बंद करते ही उसने फाइलें टेबल पर पटक दी। वो बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि उसे बुखार है या वो मर रहा है? उस इंसान ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है। उसे इसी दर्द और तकलीफ़ में सड़ना चाहिए। नित्या खुद को आईने में देखकर डांट रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसके दिमाग से रजत का वो पसीने से भीगा पीला और तपता हुआ चेहरा नहीं निकल रहा था। वह पूरा दिन इसी अजीब सी घुटन और गुस्से में काम करती रही। शाम के करीब 6 बज चुके थे। ऑफिस का वक्त ख़त्म हो गया था। नित्या ने अपना हैंड बैग उठाया और कबीर के पास घर जाने के लिए अपने केबिन से बाहर निकली। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसने रिसेप्शन एरिया के पास खड़े
कुछ एम्प्लॉयज़ को आपस में फुसफुसाते हुए सुना। उनकी बातों में एक अजीब सी घबराहट और सनसनी थी। नित्या वहाँ से गुजरने ही वाली थी कि एक शब्द ने उसके कदम वहीं रोक दिए। रजत सर। नित्या ना चाहते हुए भी उस पिलर के पीछे रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। तुमने देखा क्या हुआ बाहर? एक जूनियर एम्प्लॉय काफ़ी घबराई हुई आवाज़ में कह रही थी। हाँ यार, मेरी तो जान ही निकल गई थी, दूसरी लड़की ने कहा। रजत सर जैसे ही मीटिंग के बाद मेन गेट से बाहर निकले, वो अपनी कार तक पहुंच भी नहीं पाए। वो अचानक से लड़खड़ाए और सीधा ज़मीन पर गिर पड़े। वो तो उनके असिस्टेंट अमन ने तुरंत उन्हें संभाल लिया, वरना उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगती। अरे वो तो बुखार से तप रहे थे, पहले वाले ने कहा। अमन सर बता रहे थे कि उन्हें पिछले 3 दिनों से 104 डिग्री का वायरल फीवर है। डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर आज की मीटिंग मिस नहीं करना चाहते थे। वो आदमी सच में पागल है, इतनी क्रिटिकल हालत में कोई काम कैसे कर सकता है? वो तो बेहोश होकर ऐसे गिरे जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए हैं, पता नहीं अब कैसे हैं। ये सारी बातें सुनकर नित्या के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। 104 डिग्री बुखार 3 दिनों से, और वो इस हालत में मीटिंग अटेंड करने आया था। नित्या के दिमाग में तुरंत वो बात घूम गई जो उसके बॉस ने कही थी कि यह मर्जर नित्या के करियर के लिए कितना अहम है। रजत उस मीटिंग में अपने बिजनेस के लिए नहीं आया था, वो वहाँ सिर्फ इसीलिए आया था ताकि नित्या का यह प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। और ये सब करते हुए उसने नित्या को एक बार देखा तक नहीं, अपना दर्द या अपनी तकलीफ उस पर हाजिर होने तक नहीं दी। नित्या के हाथ से उसकी कार की चाबी छूटकर फर्श पर गिर गई। वो नफ़रत की वो दीवार उसने अपने चारों तरफ खड़ी की थी, आज वो दीवार रजत की उस बेइंतहा और खामोश तड़प के आगे दरकने लगी थी। फर्श पर गिरी अपनी कार की चाबी की आवाज़ से नित्या जैसे नींद से जागी। उसने तुरंत खुद को संभाला। एक पल के लिए उसके दिल में एक अजीब सी तड़प उठी कि वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए अस्पताल जाए, लेकिन अगले ही पल उस भयानक रात का खौफ, रजत की वह दरिंदगी और अपनी बेबसी उसे याद आ गई। नहीं, उसने अपने होठों को सख्ती से भींचते हुए खुद से कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह मेरे लिए उसी रात मर चुका था। यह सिर्फ उसका अपराध बोध है जो वह भुगत रहा है। नित्या ने झटके से अपनी चाबी उठाई, अपने चेहरे पर एक कठोर नकाब पहना और तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ गई। उसने अस्पताल का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपनी कार को घर की तरफ मोड़ लिया। रास्ते भर वह खुद को यही समझाती रही कि रजत जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ उसका नाटक है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रजत का वह तपता हुआ हाथ और उसका पसीने से भीगा हुआ चेहरा नित्या की आंखों के सामने से नहीं हट रहा था। घर पहुंचते ही दरवाज़ा खुला और सामने कबीर खड़ा था। मम्मा, आप आ गई? कबीर अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ता हुआ आया और नित्या की टांगों से कस कर लिपट गया। कबीर की वह तोतली और प्यारी आवाज़ सुनते ही नित्या के चेहरे का सारा तनाव एक पल में गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी मुस्कान छा गई। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और कबीर को अपनी गोद में उठा लिया। मेरा बच्चा, आज दिन कैसा रहा मम्मा के चैंपियन का? नित्या ने कबीर के गालों पर ढेर सारे चुंबन देते हुए पूछा। बहुत अच्छा, मैंने आज ड्राइंग में पूरे स्टार्स लिए हैं। कबीर ने अपनी उंगलियों पर तारे गिनते हुए मासूमियत को से बताया। नित्या हंस पड़ी। उसने खुद को कबीर के साथ पूरी तरह से व्यस्त कर लिया। वह उसके साथ खेल रही थी, उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और उसके स्कूल की सारी कहानियाँ सुन रही थी। बाहर से देखने पर वह एक बहुत ही खुश और शांत माँ लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग बार बार उसी मीटिंग रूम में जा रहा था। उसकी आंखें बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ उठ रही थी। कबीर के साथ मुस्कुराते हुए भी उसके चेहरे की वह गहरी चिंता छुप नहीं पा रही थी। रात गहरा चुकी थी। कबीर अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। नित्या अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था।
कॉफ़ी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी, लेकिन नित्या ने यह घूंट भी नहीं पिया था। उसका पूरा ध्यान बस उस खबर पर अटका हुआ था। क्या वह ठीक होगा? बेहोश होने का मतलब है कि हालत सच में बहुत खराब होगी। यह ख्याल आते ही उसने गुस्से से अपना सिर झटक दिया। अचानक कमरे में रखे उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। स्क्रीन पर अमन का नाम चमक रहा था। इतनी रात गए अमन का कॉल। नित्या की धड़कनें तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली, अपनी आवाज़ को एकदम सामान्य और कठोर बनाया और फ़ोन उठाया। हेलो अमन। नमस्ते मैम। अमन की आवाज़ में बहुत ज़्यादा थकावट और एक अजीब सी मायूसी थी। माफ़ कीजिएगा इतनी रात को कॉल करने के लिए। मैं बस यह आधिकारिक तौर पर बताना चाहता था कि आज जो मर्जर हुआ है उसके कुछ आखिरी कागजात पर मिस्टर बंसल के हस्ताक्षर होने बाकी थे, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में रखा है, इसीलिए प्रोजेक्ट की कागजी कार्रवाई में कुछ दिनों की देरी हो सकती है। आईसीयू? यह शब्द नित्या के सीने में किसी भारी पत्थर की तरह लगा। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को जरा भी कांपने नहीं दिया। ठीक है अमन, पेशेवर तौर पर मैं समझ सकती हूँ। कागजी कार्रवाई का इंतज़ार हम कर लेंगे, नित्या ने बिल्कुल सपाट स्वर में कहा। वह फ़ोन काटने ही वाली थी कि अमन की आवाज़ ने उसे रोक लिया। मैम। अमन की आवाज़ अचानक भर आ गई। मैं जानता हूँ कि मिस्टर बंसल ने जो किया है उसके लिए वह कभी माफ़ी के लायक नहीं है। मैं कोई सफाई भी नहीं दे रहा, लेकिन आज सुबह डॉक्टर्स ने उन्हें बिस्तर से उठने से सख्त मना किया था। उनका शरीर बुखार से टूट रहा था। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आज मैं नहीं गया तो नित्या की कंपनी का यह सौदा रद्द हो जाएगा और मैं उसकी बरसों की मेहनत को अपनी वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। वह सिर्फ आपके लिए वहाँ आए थे मैम। खैर, शुभ रात्रि। अमन ने फ़ोन काट दिया। नित्या के हाथ से फ़ोन छूटकर बिस्तर पर गिर गया। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई। वह अस्पताल नहीं गई, उसने कोई ड्रामा नहीं किया, लेकिन आज रात उस दीवार में एक बहुत ही दरार पड़ चुकी थी, जिसे उसने पिछले 5 सालों से रजत के खिलाफ खड़ा किया था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू रजत के लिए नहीं थे, बल्कि उस कसमकस और घुटन के लिए थे जो उसे अंदर से चीर रही थी। वह उस इंसान से दिल की गहराइयों तक नफरत करना चाहती थी, लेकिन रजत की यह खामोश इबादत, उसका बिना कुछ जताए अपनी जान दांव पर लगा देना, नित्या की नफरत को हर दिन कमज़ोर कर रहा था। वह घुटनों में सिर देकर वहीं बालकनी की ठंडी ज़मीन पर बैठी रही, अपने अंदर उड़ते उस भयंकर तूफान से अकेले लड़ते हुए। अगली सुबह नित्या ने अपनी कार शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर पार्क की। उसने खुद को पूरी रात यही समझाया था कि वो यहाँ रजत को देखने नहीं, बल्कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आई है। मर्जर के पेपर्स पर साइन होना बाकी है, मुझे बस अमन से बात करनी है और वापस आना है। नित्या ने कार का दरवाज़ा लॉक करते हुए अपने दिमाग को कड़क इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन जैसे ही वो वीआईपी आईसीयू वार्ड के बाहर पहुंची, उसकी ये सारी झूठी तसल्ली हवा हो गई। अमन बाहर एक चेयर पर सिर पकड़े बैठा था। नित्या को देखते ही वो झटके से खड़ा हुआ। मैम, आप यहाँ? अमन की आंखों में हैरानी थी। मैं बस उन पेपर्स के बारे में पूछने आई थी। मिस्टर बंसल कैसे हैं अब? नित्या ने अपनी आवाज़ को बिल्कुल प्रोफेशनल और रूखा रखने की कोशिश की। अमन ने एक हल्की सी स्माइल दी और कांच के बड़े से दरवाजे की तरफ इशारा किया। आप खुद ही देख लीजिए मैम, डॉक्टर्स ने उन्हें अभी शिफ्ट किया है, पर वो अभी हैवी मेडिकेशन पर है। नित्या ने झिझकते हुए कांच के दरवाजे से अंदर कदम रखा। रूम में मशीनों की हल्की बीप बीप की आवाज़ आ रही थी और फिर उसकी नज़र बेड पर पड़े रजत पर गई। रजत के हाथ में कई सारी ड्रिप्स लगी हुई थी। नित्या ने पिछले 5 सालों में आज पहली बार उसे इतने ध्यान से और इतनी शांति से देखा था। ऑफिस और मीटिंग्स में तो बस एक ईगो की लड़ाई थी, लेकिन आज नित्या सच में हैरान थी। यह वो इंसान लग ही नहीं रहा था जिसे वो जानती थी। रजत का वो चौड़ा सीना और कसी हुई बॉडी अब काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, गाल अंदर की तरफ धंस गए थे और उसकी उन खुखार आँखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और टूटा हुआ इंसान लग रहा था। नित्या बेड के थोड़े करीब गई। इतना कैसे बदल गया ये इंसान? नित्या के दिमाग में ख्याल आया, क्या ये सब सच में मेरी वजह से है?
लेकिन अगले ही सेकंड नित्या के होठों पर एक बहुत ही कड़वी और तंज भरी हंसी आ गई। उसने खुद के ही ख्याल का मजाक उड़ाते हुए मन ही मन कहा, मेरी वजह से? इम्पॉसिबल। अगर उसे मुझसे जरा सा भी प्यार अब फर्क पड़ता तो वो अपने ईगो को साइड रखकर मुझे कभी जाने ही नहीं देता। वो इंसान किसी के लिए नहीं बदल सकता। नित्या अभी ये सोच ही रही थी कि तभी मॉनिटर की बीप थोड़ी तेज हुई। बेड पर लेटे रजत ने हल्की सी हलचल की। नित्या के कदम अपने आप पीछे हटने लगे, लेकिन तब तक रजत अपनी भारी पलकें खोल चुका था। तेज बुखार और हैवी दवाइयों के नशे की वजह से उसकी आंखें आधी ही खुल पा रही थी। रजत ने अपने सामने धुंधली सी शक्ल में नित्या को खड़ा देखा। उसे लगा कि वो हमेशा की तरह फिर से कोई सपना देख रहा है। अचानक उस खूंखार और सख्त रजत बंसल के सूखे होठों पर एक बहुत ही मासूम, रिलैक्स और बेवकूफ़ों वाली स्माइल आ गई। तुम फिर आ गई? रजत ने बहुत ही धीमी और नशे जैसी आवाज़ में कहा। नित्या कन्फ्यूज हो गई। उसने अपनी त्योरियां चढ़ाई। क्या? रजत ने अपना भारी सिर तकिए पर थोड़ा सा घुमाया और अपनी आधी खुली आंखों से नित्या को देखते हुए बोला, मेरे सपनों में रोज़ आ जाती हो मुझे डांटने। आज क्या किया मैंने? आज तो मैंने कबीर को चॉकलेट भी नहीं दी यार, ना ही तुम्हें छूने की कोशिश। आज तो देखा भी नहीं, फिर क्यों डांटने आ गई? रजत का यह अजीब सा बिहेवियर देखकर नित्या एकदम ब्लैंक हो गई। वो उससे लड़ने या उसे इग्नोर करने के मूड में आई थी, लेकिन इंसान तो किसी छोटे बच्चे की तरह बात कर रहा था। मैं कोई सपना नहीं हूँ रजत, होश में आओ। नित्या ने अपनी आवाज़ में थोड़ी कड़क लाने की कोशिश की। रजत ने एक हल्की सी हंसी हंसी और अपना ड्रिप लगा हुआ हाथ हवा में थोड़ा सा उठाया, जैसे उसे इग्नोर कर रहा हो। झूठ मत बोलो, असली वाली नित्या तो मुझे देखते ही मर्डर कर देगी। तुम तो बहुत स्वीट लग रही हो, तुम पक्का सपना ही हो। नित्या को अचानक बहुत तेज गुस्सा आने के बजाय हंसी कंट्रोल करनी पड़ गई। यह वही रूथलेस सीईओ था जो लोगों की धज्जियां उड़ा देता था। दवाइयों ने तो इसका पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया था। तुम्हें सच में मर्डर करवाना है अपना? नित्या ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा। रजत ने एक गहरी सांस ली। उसकी वो नशे वाली स्माइल थोड़ी सी फीकी पड़ गई और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सच्चाई आ गई। कर दो ना, रजत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें छत को घूर रही थी। असली वाली नित्या तो बात भी नहीं करती, कम से कम तुम इस सपने में मेरे इतने करीब तो खड़ी हो। पता है, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हूँ मैं, लेकिन अंदर से सब खत्म हो गया है यार। बहुत याद आती है तुम्हारी। रजत के मुंह से निकली उस मासूम सी बिना फिल्टर वाली सच्चाई ने कमरे के माहौल को अचानक बहुत भारी कर दिया। नित्या जो अब तक इसे एक मजाक समझ रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। रजत दवाइयों के नशे में था। उसे नहीं पता था कि वो सच में नित्या के सामने अपने दिल के सारे राज खोल रहा है। नित्या का वो पत्थर का नकाब अब पिघलने लगा था। वो आगे बढ़ी और उसने बहुत ही धीरे से कंबल को खींचकर रजत के सीने तक सही कर दिया। चुपचाप सो जाओ, अब बहुत बोल रहे हो, नित्या ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में कहा। रजत ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह आंखें बंद कर ली और कुछ ही सेकंड में वो गहरी नींद में चला गया। नित्या कुछ देर वहीं खड़ी उस सोते हुए इंसान को देखती रही। उसके दिल और दिमाग के बीच जो नफरत की जंग चल रही थी, आज उस दवाइयों के नशे में बोले गए रजत के चंद शब्दों ने उस जंग को बहुत हद तक शांत कर दिया था। पहली बार 5 सालों में पहली बार नित्या ने रजत को इस तरह देखा था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। जो इंसान हमेशा एक चट्टान की तरह मजबूत और खूंखार दिखता था, आज वो बिस्तर पर इतना बेबस और कमज़ोर लग रहा था। लेकिन तभी नित्या के दिमाग में वो काली रात किसी डरावनी फिल्म की तरह घूमने लगी। रजत की वो ज़बरदस्ती, वो नफ़रत से भरे शब्द, कांच की मेज़ से टकराकर ज़मीन पर गिरना, बहता हुआ खून और वो भयंकर जिल्लत। नित्या ने झटके से अपनी आंखें बंद की और आंसुओं को बाहर गिरने से रोक लिया। नहीं, मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ? उसने खुद को सख्ती से याद दिलाया। इसने मुझे हर रात रुलाया है। इसके आज के इस पछतावे और इन बातों से मेरा वो 5 साल का दर्द ख़त्म नहीं हो जाएगा। मुझे वापस नहीं जाना है, कभी नहीं। उसने अपने दिल को फिर से पत्थर बनाया।
मुड़ी और तेज कदमों से आईसीयू के बाहर आ गई। लेकिन जैसे उसने बाहर कदम रखा, उसकी नज़र अमन और डॉक्टर्स पर पड़ी जो कॉरिडोर में खड़े बात कर रहे थे। नित्या पिलर के पास ही रुक गई। अमन, डॉक्टर बहुत ही गंभीर और गुस्से वाले लहजे में कह रहे थे, तुम लोग मिस्टर बंसल का ध्यान कैसे रखते हो? इनका रूटीन क्या है? मुझे तो हैरानी है कि ये इंसान आखिर जी कैसे रहा है। अमन का सिर झुका हुआ था। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी, इनके शरीर में न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से इन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया है और ना ही नींद ली है। हद से ज़्यादा स्ट्रेस, खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी और काम का पागलपन। इस इंसान ने अपने शरीर को अंदर से खोखला कर लिया है। अगर इन्होंने अभी अपना ध्यान नहीं रखा तो कुछ ही महीनों में इनका लीवर और हार्ट पूरी तरह जवाब दे देगा। ऐसे तो यह मर जाएंगे अमन, मर जाएंगे। ये शब्द नित्या के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। उसका सिर अचानक बुरी तरह चकराने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। नफरत अपनी जगह थी, लेकिन रजत की मौत का ख्याल यह नित्या के लिए बर्दाश्त से बाहर था। डॉक्टर के जाते ही नित्या तेज कदमों से अमन के पास पहुंची। यह डॉक्टर क्या कह रहे थे अमन? नित्या की आवाज़ में गुस्सा, हैरानी और एक अनजानी सी तड़प थी। रजत की यह हालत कैसे हुई? वो इंसान जो अपनी फिटनेस को लेकर इतना सख्त था, जिसका एक एक मिनट तय होता था, उसने अपनी हालत कैसे बना ली? ऐसा क्या हुआ इन 5 सालों में? अमन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक गहरी थकावट थी। आज अमन ने वो भी लिहाज और अदब किनारे रख दिया, क्योंकि वो अपने बॉस को रोज़ तिल तिल कर मरते हुए देख रहा था। क्या हुआ है? अमन की आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट और बेबसी थी। आपने सिर्फ रजत बंसल का घमंड और उनका गुस्सा देखा है मैम, उनका टूटना आपने कभी नहीं देखा। आपकी नज़र में वो एक दरिंदे हैं और मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन आपके जाने के बाद वो इंसान कभी जिंदा भी नहीं रहा। नित्या वहीं भूत बनकर खड़ी रह गई। अमन ने गहरी सांस ली और वो सब कुछ उगलना शुरू किया जो 5 सालों से रजत के सीने में दफन था। जब आप वो घर छोड़कर गई तो सर को लगा था कि नैना के वापस आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उन्हें हर रात आपकी आवाज़ें सुनाई देती थी। वो उसी कमरे के फर्श पर घंटों बैठे रहते थे जहां उन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। फिर एक दिन जब उन्हें पता चला कि नैना ने उन्हें धोखा दिया है, तो उनका बचा खुचा इंसानियत का हिस्सा भी मर गया। उन्होंने उस राइवल कंपनी को तो मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उसके बाद से उन्होंने खुद को सज़ा देना शुरू कर दिया। अमन की आंखें छलक पड़ी। सर ने सोना छोड़ दिया था मैम। दिन के 20-20 घंटे वो पागलों की तरह काम करते थे ताकि उन्हें अकेले ना रहना पड़े। उन्हें नींद से डर लगने लगा था, क्योंकि आंख बंद करते ही उन्हें आपका वो खून से लथपथ चेहरा नजर आता था। खाना पीना सब छूट गया, सिर्फ कड़क ब्लैक कॉफ़ी और काम। यह उनकी ज़िंदगी बन गई थी। मैं उन्हें कई बार ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करता था, लेकिन वो प्लेट फेंक देते थे। वो कहते थे कि मैंने नित्या की ज़िंदगी नरक बनाई है, मुझे कोई हक नहीं है सुकून से जीने का। नित्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं रुक रहे थे। और जब से उन्हें कबीर के बारे में पता चला है, अम्मा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तब से तो वो पूरी तरह से पागल हो गए हैं। वो आपको और कबीर को दूर से देखते थे, लेकिन आपके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। जिस दिन आपने कबीर के स्कूल के बाहर उन्हें वो आखिरी चेतावनी दी थी, उस रात सर ने कसम खाई थी कि वो कभी आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो परछाई बनकर आपको सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते रहें। आज उन्हें 104 डिग्री बुखार था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं मीटिंग में नहीं गया तो वो नित्या की बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ आपके लिए जी रहे हैं मैम। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए उन्हें इतनी भी बड़ी सज़ा मत दीजिए कि फिर वो इंसान माफ़ी मांगने के काबिल भी ना बचे। नित्या के कानों में सन्नाटा छा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे वजूद को झकझोर कर रख दिया हो। जिस इंसान से वो पिछले 5 सालों से इतनी शिद्दत से नफरत कर रही थी, वो इंसान तो इन 5 सालों में खुद से ही नफरत कर रहा था।
वो उसे दर्द देकर खुद सुकून से नहीं जी रहा था, बल्कि वो हर पल हर दिन तिल तिल कर मौत की तरफ बढ़ रहा था। अमन की बातें सुनकर नित्या से और खड़ा नहीं रहा गया। वो वहीं दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई। उसका दिमाग सून हो चुका था। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन रजत की तड़प और उसकी इस खौफनाक सजा का सच जानकर आज नित्या के अंदर का वो आखिरी पत्थर भी टूट कर बिखर चुका था। आईसीयू के उस शांत कमरे में मशीनों की बीप बीप की आवाज़ अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। कई घंटों की गहरी और दवाओं के भरी नींद के बाद रजत ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोली। उसे सब कुछ थोड़ा धुंधला सा दिख रहा था। उसका शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर था। तभी उसके गाल पर एक छोटे और नरम से हाथ का स्पर्श हुआ। आप इतना ज़्यादा क्यों सोते हो? स्कूल नहीं जाना होता क्या आपको? एक बेहद क्यूट और जानी पहचानी तोतली आवाज़ कमरे में गूंजी। रजत का धुंधला विजन अचानक साफ हो गया। उसने झटके से अपना चेहरा घुमाया और सामने का नज़ारा देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गई। बेड के बिल्कुल पास अपने छोटे हाथों से बेड की रेलिंग पकड़े कबीर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें रजत को बहुत ही मासूमियत और जिज्ञासा से घूर रही थी। कबीर? रजत की आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। उसे लगा वो फिर से कोई सपना देख रहा है। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि हार्ट रेट मॉनिटर की लाइनें तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगी। अपनी ही आंखों के सामने अपने बेटे को इतने करीब देखकर उस पत्थर दिल इंसान की आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी धारें बह निकली। वो चाह कर भी खुद को रोने से नहीं रोक पा रहा था। कबीर ने रजत को रोते देखा तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर रूम के उस कोने में देखा जहाँ एक सोफे पर नित्या बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। मामा देखो। कबीर ने अपनी छोटी सी उंगली रजत की तरफ उठाते हुए कहा। ये रोने वाले अंकल फिर से रोने लगे। मैंने तो इन्हें कुछ बोला भी नहीं। कबीर की इस क्यूट और मासूम सी बात पर जहाँ एक तरफ रजत के होठों पर आंसुओं के बीच एक प्यारी सी स्माइल आ गई, वहीं नित्या अपनी जगह से उठी और बेड के पास आई। उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह से भावहीन था। कबीर, नित्या ने बहुत ही नॉर्मल आवाज़ में कहा, बाहर अमन अंकल आपके लिए चॉकलेट शेक लेकर खड़े हैं। आप 10 मिनट उनके साथ बाहर वेट करो। मम्मा बस अभी आ रही है। ओके मम्मा। कबीर ने खुशी से सिर हिलाया और अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ता हुआ आईसीयू के दरवाजे से बाहर निकल गया। कबीर के जाते ही कमरे का माहौल अचानक बहुत भारी और सीरियस हो गया। रजत की आंखें अभी भी कबीर के जाने वाले रास्ते को देख रही थी, लेकिन फिर उसने डरते डरते अपनी नज़रें नित्या पर टिकाई। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन नित्या ने हाथ के इशारों से उसे रोक दिया। तुम्हें कुछ भी बोलने या कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है रजत। नित्या की आवाज़ में बर्फ़ जैसी ठंडक थी। अमन ने मुझे सब बता दिया है कि तुमने अपनी हालत कैसे की है, लेकिन गलतफहमी में मत रहना। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। नित्या ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और सीधे रजत की आंखों में देखते हुए कहा, मैं बस उस इंसान को मरने से बचाने आई हूँ जो मेरे बेटे का बाप है। मैं नहीं चाहती कि कबीर बड़ा होकर यह सोचे कि उसका पिता अपने ही गिल्ट में घूट घूट कर मर गया। रजत का दिल एक अजीब सी कसम कस में था। सुन लो मेरी बात कान खोलकर, नित्या ने बहुत ही साफ और कड़क शब्दों में कहा। तुमने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर मेरी कंपनी और मेरे करियर को बचाया है। उसका एहसान मैं चुका रही हूँ। मैं तुम्हें कबीर का बाप बनने का एक मौका दे रही हूँ। तुम उससे मिल सकते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। रजत की आंखें खुशी और हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन नित्या ने अपनी आवाज़ थोड़ी और सख्त कर ली। सिर्फ एक बाप, तुम्हें मेरे पति बनने का या मुझ पर कोई भी हक जताने का मौका मैं कभी नहीं दूंगी। हमारे बीच जो था वो 5 साल पहले ही मर चुका था। आज के बाद मैं सिर्फ कबीर की माँ हूँ और तुम उसके पिता। हमारे बीच इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं है। रजत के लिए यह शर्त किसी कड़वी दवा जैसी थी, लेकिन कबीर के करीब जाने का वो रास्ता उसे मिला था। उसने सामने उसका सारा ईगो, सारी तड़प छोटी पड़ गई।
मुझे मुझे मंजूर है नित्या। रजत ने रोते हुए लेकिन एक बहुत ही सुकून भरी आवाज़ में कहा। मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। तुमने मुझे मेरे बेटे से मिलने का मौका दे दिया। मेरे लिए यही मेरी पूरी दुनिया है। बस उस दिन के बाद से रजत की ज़िंदगी में जैसे एक नया सवेरा आ गया। कबीर का उसके पास आना, उसे पा कहना, क्योंकि नित्या ने उसे सच बता दिया था, और उसके साथ अपनी क्यूट सी बातें शेयर करना, इन सब ने रजत के अंदर जीने की एक नई आग पैदा कर दी थी। वो इंसान जो खाना पीना छोड़ चुका था, अब टाइम पर अपनी दवाइयाँ लेता, प्रॉपर डाइट फॉलो करता और बहुत तेज़ी से रिकवर होने लगा। कुछ ही हफ्तों में वो डिस्चार्ज होकर घर आ गया और कबीर की वजह से उसका पुराना रुतबा और फिटनेस भी वापस लौटने लगी। लेकिन इस बार चेहरे पर वो खुखार गुस्सा नहीं, बल्कि एक सुकून वाली चमक थी। वक्त बीतता गया और कबीर अपने पा के साथ बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगा। रजत हर वीकेंड कबीर को घुमाने ले जाता, उसके लिए खिलौने लाता और कबीर भी घर आते ही बस रजत यही बातें करता रहता। मम्मा, आज पा ने मुझे स्विमिंग सिखाई। मम्मा, पा कह रहे थे कि मैं बड़ा होकर उनका बिजनेस संभालूंगा। मम्मा, पा सबसे स्ट्रॉन्ग है। दिन भर घर में पा ये पा वो सुनकर कभी कभी नित्या बहुत बुरी तरह इरिटेट हो जाती थी। वो झुंझला कर अपना लैपटॉप बंद कर देती और बड़बड़ाती, इस लड़के को तो जैसे अपने बाप के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। सारा दिन पा पा पा, लेकिन वो चाह कर भी कबीर को कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि कबीर की खुशी उसके लिए सबसे ऊपर थी। वहीं दूसरी तरफ रजत अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो नित्या के बनाए गए रूल्स को फॉलो तो कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का पुराना आशिक कभी भी जिंदा था। वो कबीर को ड्रॉप करते वक्त या पिक करते वक्त नित्या से बात करने का, उसे थैंक्स बोलने का या कोई नॉर्मल कन्वेंशन शुरू करने का ट्राई करता रहता था। नित्या, कबीर के स्कूल मीटिंग है, हम साथ चल सकते हैं। नित्या, मैंने कबीर के लिए यह जैकेट ली है, तुम्हें पसंद आई? लेकिन नित्या हमेशा उसे बिल्कुल रूखे और वन वर्ड आंसर देती, तुम अकेले चले जाना या हाँ ठीक है। वो रजत को अपनी उस लोहे की दीवार के अंदर झांकने का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन कबीर, जो अपने माँ और बाप दोनों से ज़्यादा स्मार्ट था, वो अनजाने में ही सही कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता था कि नित्या और रजत को बात करनी ही पड़ती थी। एक संडे शाम को रजत कबीर को घर ड्रॉप करने आया था। नित्या दरवाज़ों पर खड़ी थी और कबीर को अंदर ले जाने वाली थी। तभी कबीर ने रजत का हाथ कसकर पकड़ लिया और दूसरी तरफ से नित्या का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, मेरे स्कूल में कल फैमिली ट्री का प्रोजेक्ट सबमिट करना है। कबीर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दोनों को देखते हुए कहा। टीचर ने बोला है कि मम्मा और पा दोनों के हैंड्स के प्रिंट एक ही चार्ट पेपर पर चाहिए, वो भी साथ में। नित्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। कबीर, मैं अकेले कर दूंगी। नो मम्मा। कबीर ने जीत पकड़ ली। टीचर ने बोला है दोनों का चाहिए। अगर पा नहीं आए अंदर तो मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगा। कबीर ने गुस्से में अपने गाल फुला लिए और ज़मीन पर बैठ गया। रजत ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। उसने एक बार नित्या की तरफ देखा। नित्या गुस्से से रजत को घूर रही थी, जैसे यह सब उसी का प्लान हो। रजत ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए मासूमियत से कहा, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, लेकिन प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट है। नित्या ने एक गहरी झुंझलाहट भरी सांस ली और अपनी दांत पीसते हुए रजत से कहा, अंदर आओ, 10 मिनट में प्रिंट्स लो और चले जाना। कबीर खुशी से उछल पड़ा और वो रजत का हाथ खींचते हुए घर के अंदर ले गया। नित्या ने दरवाज़ा बंद किया। ना चाहते हुए भी एक छोटे से शैतान ने उन दोनों को फिर से एक ही कमरे में एक ही टेबल पर ला खड़ा किया था, और दोनों ही ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि कबीर के अनजाने बहाने अब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले थे। साथ में हुए काफ़ी दिन बीत गए थे। सदियों की वो एक बेहद ठंडी और खामोश रात थी। शहर की सड़कों पर कोहरे की एक सफ़ेद चादर सी बिछी हुई थी। नित्या कबीर को उसके एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से लेकर घर लौट रही थी। कार की हीटर की गर्माहट और बैक सीट पर सो रहे कबीर की मासूमियत ने
नित्या के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लादी थी। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। रजत ने कबीर के पिता के रूप में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन नित्या ने अभी भी अपने दिल के दरवाजे रजत के लिए बंद रखे थे। रजत भी अपनी हद में रहता था। वो एक परछाई की तरह उनकी हिफाजत करता, लेकिन कभी नित्या से कोई उम्मीद नहीं रखता। नित्या को लगने लगा था कि शायद उनकी ज़िंदगी अब इसी तरह इसी खामोश समझौते के साथ कट जाएगी, लेकिन तकदीर को उनका यह खामोश समझौता मंजूर नहीं था। नित्या की कार शहर के आउटर रिंग रोड से गुजर रही थी। तभी अचानक कोहरे को चीरते हुए दो काले रंग की एसयूवी गाड़ियां रोंग साइड से आई और उन्होंने तेज ब्रेक मारते हुए नित्या की कार का रास्ता ब्लॉक कर दिया। नित्या ने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया। कार एक भयंकर आवाज़ के साथ रुकी। बैक सीट पर सो रहा कबीर झटके से जाग गया और डर के मारे रोने लगा। मम्मा, क्या हुआ? कबीर ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं कबीर, आप नीचे छुप जाओ, बिल्कुल आवाज़ मत करना, नित्या ने अपने अंदर के सारे खौफ को दबाते हुए कहा और कार के दरवाजे लॉक कर दिए। सामने खड़ी गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से करीब 8-10 खूंखार गुंडे बाहर निकले। उनके हाथों में लोहे की रॉड और हथियार थे और उनके ठीक पीछे से एक आदमी बाहर आया, जिसे देखकर नित्या के रगों में दौड़ता खून जम गया। जो विक्रम था, रजत की राइवल कंपनी का पूर्व सीईओ, जिसका करियर और रुतबा रजत ने नैना के धोखे के बाद पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। विक्रम की आंखों में आज एक पागलपन और बदले की आग जल रही थी। विक्रम ने आगे बढ़कर नित्या की कार के शीशे पर अपनी बंदूक की नली से जोर से खटखटाया। बाहर निकलो मिसेज बंसल, आखिरकार मुझे रजत बंसल की वो कमजोरी मिल ही गई जिसे उसने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। नित्या ने कार स्टार्ट करके बैक गियर डालने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक और गाड़ी ने आकर उनका रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। गुंडों ने कार के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। कांच के टुकड़े अंदर आ गिरे। नित्या ने कबीर को अपने सीने से लगा लिया। बाहर निकालो इन्हें, विक्रम चिल्लाया। गुंडों ने कार का दरवाज़ा खोला और नित्या को बालों से पकड़कर बेरहमी से बाहर खींच लिया। कबीर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और अपनी मम्मा को बचाने के लिए अपने छोटे हाथों से गुंडों को मार रहा था। कबीर को छोड़ दो प्लीज़, नित्या चीखी। उसने अपनी ताइक्वांडो ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए एक गुंडे के मुंह पर जोरदार कीक मारी, लेकिन वो अकेली थी और वो लोग 10। एक गुंडे ने नित्या के पेट में जोर से लात मारी और वो दर्द से कराहते हुए सड़क पर गिर पड़ी। विक्रम ने कबीर को कॉलर से पकड़ा और हवा में उठा लिया। कबीर हवा में पैर मारते हुए रो रहा था। रजत बंसल ने मेरी नैना, मेरी कंपनी, मेरी पूरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली। विक्रम ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, आज मैं उसकी इस औलाद को ख़त्म कर दूंगा और फिर तुम्हें। अब रजत को तुम दोनों की लाशें मिलेंगी तो वो जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। विक्रम ने अपनी बंदूक की नली रोते हुए कबीर के माथे पर रख दी। नित्या का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं विक्रम, प्लीज़ उसे छोड़ दो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, नित्या गिड़गिड़ाई। उसके हाथ विक्रम की तरफ उठे हुए थे। विक्रम ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए बंदूक का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली पीछे की, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबता, कोहरे को चीरती हुई हवा से बातें करती हुई एक ब्लैक बुलेट प्रूफ एसयूवी किसी उल्का पिंड की तरह आई और उसने विक्रम की गाड़ियों को इतनी भयंकर टक्कर मारी कि गाड़ियां हवा में उछलकर पलट गई। इस अचानक हुए धमाके से विक्रम का बैलेंस बिगड़ा और कबीर उसके हाथ से छूटकर सड़क पर गिर गया। धुएं और कोहरे के बीच से उस एसयूवी का दरवाज़ा खुला। वहाँ रजत बंसल खड़ा था, लेकिन आज वो एक सीईओ, एक आशिक या कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। वो मौत का दूसरा नाम लग रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा खूंखार और बेरहम जानवर आ चुका था जो आज अपने खून की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया को शमशान बनाने के लिए तैयार था। रजत, नित्या ने कांपते होठों से बस यही एक शब्द निकला, मारो इसे। विक्रम ने बौखलाकर चिल्लाया। 10 गुंडे एक साथ हथियारों के साथ रजत पर टूट पड़े,
लेकिन रजत आज किसी दर्द, किसी चोट से परे था। उसने एक गुंडे के हाथ से लोहे की रॉड छीनी और उन पर किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। उसने एक एक गुंडे की हड्डियां ऐसे तोड़ी जैसे वो कोई सूखी लकड़ियां हो। उसके चेहरे पर कट लग गए, उसके होठों से खून बहने लगा, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। तभी एक गुंडे ने पीछे से आकर रजत की पीठ पर लोहे की रॉड से भयंकर वार किया। रजत लड़खड़ाया, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने पलटकर उस गुंडे का गला एक ही झटके में दबोच लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। लेकिन इसी बीच विक्रम, जो ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसने अपनी बंदूक उठाई। उसने देखा कि वो रजत से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसने बंदूक का निशाना सीधे कबीर की तरफ कर दिया, जो नित्या के पास डरा हुआ बैठा था। अलविदा बंसल, विक्रम चीखा और उसने ट्रिगर दबा दिया। 2 गोलियों की आवाज़ से पूरी सड़क गूंज उठी। नित्या ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कबीर के ऊपर झुक गई, लेकिन गोलियों ने उनके शरीर को नहीं छुआ। नित्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके ऊपर एक पहाड़ की तरह रजत खड़ा था। उसने पलक झपकते ही खुद को कबीर और नित्या के सामने एक ढाल की तरह खड़ा कर दिया था। रजत के शरीर में एक अजीब सी ऐंठन हुई। नित्या ने देखा कि एक गोली रजत के कंधे के आर पार हो गई थी और दूसरी गोली सीधे उसके पेट के बिल्कुल बीचों बीच लगी थी। रजत की सफ़ेद शर्ट सेकंडों में लाल खून से भीग गई। रजत के मुंह से खून की एक धार निकली, लेकिन उसने गिरने से पहले अपनी बेल्ट से अपनी गन निकाली और बिना पलक झपकाए विक्रम के सीने और सिर में 3 गोलियां उतार दी। विक्रम वहीं ढेर हो गया। सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ ठंडी हवा की सनसनाहट और कबीर के रोने की आवाज़ आ रही थी। रजत के घुटने अब शरीर का बोझ नहीं सह पाया। वो एक भारी आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। रजत! नित्या पागलों की तरह चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी। उसने ज़मीन पर गिरकर रजत के खून से लथपथ सिर को अपनी गोद में रख लिया। कबीर भी रोते हुए रजत के पास आ गया और उसके हाथ को अपने छोटे हाथों से कसकर पकड़ लिया। पा आंखें खोलो। कबीर रो रहा था। रजत की सांसें बहुत तेज और उखड़ी हुई चल रही थी। उसके पेट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। नित्या ने अपने कांपते हाथों से रजत के पेट के घाव को कसकर दबा लिया ताकि खून रुक सके। नित्या के हाथ, उसके कपड़े सब रजत के गर्म खून से सन चुके थे। तुम पागल हो। तुमने खुद को गोली क्यों लगने दी? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। नित्या बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके वो सारे पत्थर के नकाब, उसकी वो सारी 5 साल की नफरत आज रजत के इस खून में बह चुकी थी। रजत ने बहुत मुश्किल से अपना एक हाथ उठाया और नित्या के आंसुओं से भीगे गाल को छुआ। उसके चेहरे पर एक बेहद सुकून भरी और आज़ाद मुस्कान थी। रो क्यों रही हो? रजत की आवाज़ टूट रही थी। तुम्हारी आंखों में आंसुओं की कोई जगह नहीं है। रजत ने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उसने खून से सना हुआ एक मोटा सा लिफाफा निकाला और उसे नित्या की गोद में रख दिया। ये क्या है? नित्या ने रोते हुए पूछा। मेरी जायदाद, मेरी कंपनी के शेयर्स, मेरे बैंक अकाउंट्स, सब कुछ। रजत ने गहरी दर्द भरी सांस लेते हुए कहा। मैंने सब कुछ तुम्हारे और कबीर के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है नित्या। मेरा अब इस दुनिया में कुछ नहीं है। नित्या सुन रह गई। वो लिफाफा उसकी गोद में किसी अंगारे की तरह जल रहा था। तुम सही थी नित्या। रजत ने अपनी आंखें बंद करते हुए फुसफुसाया। मेरे जैसे इंसान की कोई माफ़ी नहीं है। मैंने अपनी मर्दानगी के घमंड में तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीनी थी। तुम्हें इस घुटन भरे रिश्ते में एक कैदी बना कर रखा था। आज मैं तुम्हें वो आज़ादी वापस कर रहा हूँ। रजत के होठों से खून का एक और कतरा गिरा। उसने बहुत ही प्यार से कबीर के गाल को चूमा और फिर नित्या की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई गुरूर नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई हक नहीं था। वहाँ सिर्फ एक सच्चा बेइंतहा और निस्वार्थ प्यार था। मेरी दौलत, मेरी ताकत सब तुम्हारा है, रजत ने कहा। उसकी आवाज़ अब बहुत धीमी हो रही थी। और मेरी मौत तुम्हें इस रिश्ते के नाम से, इस कलंक से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी। तुम्हें अब मुझसे नफ़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैं जा रहा हूँ नित्या। चुप रहो, बकवास बंद करो अपनी। नित्या दहाड़ मार कर रो पड़ी। उसने रजत की कॉलर को कसकर पकड़ लिया। तुमने मुझे दर्द दिया है ना, तो तुम्हें उसकी सज़ा भी मेरे साथ रहकर काटनी पड़ेगी। तुम इतनी आसानी से मर कर नहीं भाग सकते। तुम्हें मेरा दर्द सहना होगा रजत। कबीर को बस इतना बता देना। रजत ने नित्या की चीखों को अनसुना करते हुए अपनी आखिरी सांसों को समेटते हुए कहा कि उसका पा आखिरी वक्त में एक दरिंदा नहीं, एक इंसान बन गया था। मुझे माफ़ मत करना नित्या, बस मुझे याद मत करना। इतना कहकर रजत का शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया। उसका हाथ जो नित्या के गाल पर था वो फिसलकर ठंडी सड़क पर गिर गया। उसकी आंखें बंद हो गई। रजत, नहीं, आंखें खोलो। नित्या ने उसका चेहरा पागलों की तरह थपथपाया। उस रात उस कोहरे भरी सड़क पर एक औरत की चीख गूंज रही थी, जो आखिरकार समझ चुकी थी कि जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा नफरत करने का दिखावा करती थी, वो उसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। रजत ने उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे आज़ाद करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। और यही वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस था जिसने नित्या की नफरत के किले को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया था। अस्पताल 3 दिन बाद आईसीयू के बाहर का सन्नाटा बहुत गहरा था। पिछले 72 घंटों में बहुत कुछ हुआ था। अमन ने वक्त पर आकर रजत को अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टर्स ने बुलेट को निकाल दी थी, लेकिन शरीर से इतना खून बह चुका था कि रजत कोमा की कगार पर पहुंच गया था। नित्या इन 3 दिनों में एक पल के लिए भी वहां से नहीं हिली थी। उसने अपने खून से सने कपड़े भी नहीं बदले थे। कबीर को अमन के घर सुरक्षित भेज दिया गया था। नित्या बस उस शीशे के बाहर बैठी, अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर लेटे रजत को देखती रहती। उसे अब समझ आ रहा था कि प्यार ताकत जताने में नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह मिटा देने में है। जो आदमी उसे कंट्रोल करना चाहता था, वो इंसान तो 5 साल पहले ही मर चुका था। आज जो आईसीयू के अंदर था, वो आशिक था जिसने बिना एक शब्द मांगे अपनी पूरी सल्तनत और अपनी सांसें नित्या के कदमों में रख दी थी। चौथे दिन की सुबह हार्ट मॉनिटर की आवाज़ में अचानक एक बदलाव आया। आईसीयू के अंदर नर्सों की हलचल तेज हुई। डॉक्टर्स ने आकर चेक किया और बाहर खड़े अमन और नित्या की तरफ देखकर एक सुकून भरी स्माइल दी। वो होश में आ रहे हैं। ही इज आउट ऑफ डेंजर। नित्या के पैरों की ताकत जैसे वापस आ गई। उसने बिना एक पल सोचे आईसीयू का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। रजत की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसकी आंखों के सामने रोशनी चुभ रही थी। उसने जब पूरी तरह आंखें खोली तो देखा कि नित्या उसके बेड के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। रजत ने अपने होठों पर एक फीकी सी स्माइल लाने की कोशिश की। मैं अभी भी जिंदा हूँ, उसने बहुत ही कमज़ोर और टूटी हुई आवाज़ में कहा। शायद तुम्हारी नफ़रत मेरी मौत से भी ज़्यादा भारी है। नित्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ी। उसने झटके से वो खून से सना हुआ लिफाफा जो रजत ने उसे उस रात दिया था, रजत के सीने पर पटक दिया। रजत हैरान रह गया। तुम्हें क्या लगा था मिस्टर बंसल? नित्या की आवाज़ भारी थी, लेकिन उसमें अब कोई नफ़रत नहीं थी, बल्कि एक गहरा अटूट अधिकार था। तुम्हें लगा था कि तुम इस तरह हीरो की तरह मर जाओगे और मेरी ज़िंदगी में अपने गिल्ट का एक और बड़ा बोझ छोड़ जाओगे। तुम अपनी यह दौलत, अपना यह साम्राज्य मेरे मुंह पर मारकर मुझे आज़ाद कर दोगे। रजत उसे बस देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नित्या गुस्से में है या रो रही है। नित्या अचानक रजत के बिल्कुल करीब झुक गई। उसके आंसू रजत के चेहरे पर गिरे। उसने रजत के दोनों गालों को अपने हाथों में बहुत प्यार और शक्ति से पकड़ लिया। मेरी आज़ादी तुम नहीं हो रजत। मेरी घुटन ये थी कि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम्हें नफ़रत करना चाहती थी। नित्या ने रोते हुए उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, लेकिन तुमने उस रात मेरी नफ़रत को मार दिया। जो दरिंदा था वो उस कोहरे में मर चुका था। अब जो मेरे सामने है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का पिता है और मेरा रजत है। मेरा रजत?
ये शब्द सुनते ही रजत की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। 5 सालों की तड़प, वो सारी रातें जो उसने ज़मीन पर लेट कर रोते हुए गुजारी थी, वो सारा गिल्ट आज नित्या के इन 2 शब्दों ने हमेशा के लिए धो दिया था। रजत ने बहुत मुश्किल से अपने कांपते हुए हाथ उठाए और नित्या के हाथों को पकड़ लिया। तुम सच में मुझे माफ़ कर रही हो? मैं इस लायक नहीं हूँ नित्या। तुम लायक हो या नहीं, यह फैसला अब मैं करूँगी। नित्या ने एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन भीगी हुई मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाकर हम पर कोई एहसान नहीं किया है मिस्टर बंसल। अब तुम्हें ज़िंदगी भर मेरी और कबीर की गुलामी करनी पड़ेगी। तुम अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी मौत पर भी अब सिर्फ मेरा हक है। रजत ने नित्या के हाथों को चूम लिया। उसने नित्या को अपनी तरफ खींचा और नित्या ने भी बिना झिझक के 5 साल बाद अपना सिर रजत के सीने पर रख दिया। कमरे की वो मशीनी आवाज़ें अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बाहर गिरती बारिश और आईसीयू के उस शांत कमरे में आखिरकार 2 टूटे हुए दिल एक हो गए थे। यह कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं था। यह किसी ब्लैकमेलिंग का नतीजा नहीं था। यह एक ऐसा प्यार था जो नफ़रत की आग में जलकर, पछतावे की आंच में तपकर कुंदन बन चुका था। कुछ महीनों बाद रजत पूरी तरह ठीक हो चुका था। कबीर अब अपने पा और मम्मा दोनों का हाथ पकड़कर स्कूल जाता था। रजत बंसल दुनिया के लिए आज भी वही खूंखार और बेरहम इंसान था, लेकिन अपने घर की 4 दीवारी में वो सिर्फ एक ऐसा आशिक था जो अपनी पत्नी और बेटे के इशारे पर अपनी पूरी दुनिया कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उनका अतीत एक बुरा ख्वाब बन चुका था और उनका आज एक खूबसूरत मुकम्मल कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी सुनने के बाद एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।